तो फलस्तीन में लगी आग की जो आंच है वो अब अमेरिका पहुंचने लगी है और जो बिडेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। कैसे मंडराने लगा है मैं आगे बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि हूथी हमास के बाद अब हिजबुल्लाह ने जिस तरह से आक्रमण करना शुरू किया है, इजराइल किस तरह से परेशान है, कैसे उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में अब सायरन बज रहे हैं, रॉकेट सायरन्स बज रहे हैं जो ये बता रहे हैं हिजबुल्लाह का कभी भी हमला हो सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ मस्जिदों पर नहीं एक चर्च पर भी हमला किया है इजराइल ने, जिससे वहां के जो फादर हैं वो इस कदर नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि इजराइल और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हो सकता है। ये सारी बातें और इसके साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बहुत सारी और बातें, बहुत सारे और अपडेट्स लेके मैं आया हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है और हम लगातार इजराइल फलस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उस पर डिटेल्स और अपडेट्स लेके आते आ रहे हैं। लेकिन आज जो अपडेट है वो आई है अमेरिका से। आप जानते हैं कि जो बिडेन लगातार हमास के खिलाफ जो अभियान चला रहा है, इजराइल जिस तरह से वहां पर तबाही कर रहा है, वो सब देखते हुए अपनी आंख मूंदे हुए है और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लगातार इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं। यहां तक आरोप लगा कि इसमें अमेरिकी कानून का भी उल्लंघन है। दरअसल अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत वहां से दिए गए हथियार से शहरियों को आप नहीं मार सकते हैं, आम नागरिकों को आप मार नहीं सकते हैं, बच्चों को नहीं मार सकते हैं, अस्पताल तबाह नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगहें आप तबाह नहीं कर सकते हैं जो शहरियों से जुड़ी है। उस कानून के हिसाब से उन हथियारों का इस्तेमाल आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। लेकिन लगातार इजराइल उन हथियारों की सहायता से पूरे फलस्तीन में और गाजा पट्टी में खास तौर पे तबाही मचाए हुए है। हजारों बच्चे मारे गए हैं, 20,000 से ज्यादा लोग। आज जब मैं आपके सामने अपडेट लेके आया हूं तो 20,000 से ज्यादा लोग गजा में मारे जा चुके हैं और ये इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार से मारे गए हैं। ये सब जो बिडेन आंख मूंदे कर रहा है। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि यूएन में जब सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा प्रस्ताव आया कि यहां पर युद्ध विराम किया जाए, यहां पर सीज फायर किया जाए, तो भी बिडेन ने रुकवा दिया वीटो लगा के। अभी भी जो प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आना है वो अभी तक इसीलिए रुका हुआ है कि पहले अमेरिका से सहमत लेने की कोशिश की जा रही है। ये सब मैं बता चुका हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि अब जो खतरा है वो बिडेन के अपने सर पर मंडराने लगा है। उसके सिर पर तलवार लटक गई है। हुआ यह कि 10 दिन पहले एक एजेंसी ने पोल करवाया था, अभी परसों एक एजेंसी ने पोल करवाया। 2024 में वहां इलेक्शन होना है और जैसे अपने यहां इलेक्शन से पहले तमाम मीडिया जो एजेंसीज होती हैं वो पोल करवाती हैं, वैसे ही अमेरिका में भी करवाती हैं। यह अलग बात है कि हमारे यहां जो गोदी मीडिया होती है वो सरकार का माहौल बनाने के लिए सिर्फ ये सारा कुछ करती है। वहां बड़ा ईमानदारी से पोल होता है और अक्सर वो बाद में सही साबित होता है। इन पोल्स में यह आया कि जो बिडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार घटती जा रही है। 46% से घट के अब ये 44% हो गई है, यानी 56% लोग जो बिडेन को नकार रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका इस्राइल से क्या लेना देना? तो जो सर्वे किया गया उसमें एक बाकायदा सवाल था कि आप जो बिडेन की इजराइल में जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे देखते हैं। और ज्यादातर लोगों ने जो बिडेन की पॉलिसी को गलत बताया। यानी जो बिडेन, बूढ़ा बिडेन जिस तरह से इजराइल में लगातार हथियार दे रहा है और जिससे गजा में लगातार तबाही हो रही है, उससे अमेरिका की जनता नाखुश है। यह बहुत बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि इजराइल को हमेशा अमेरिका से समर्थन मिलता रहा है। अमेरिका के ताकत के आधार पर ही इजराइल वो सारी गुंडई करता है जो आप आज देख पा रहे हैं। आज के पहले भी पिछले 60, 65, 70 सालों से वो लगातार ये करता आ रहा है। यह अलग बात है कि मीडिया में अब इतने बड़े पैमाने पर आया है और मीडिया, यूट्यूब, इन सारी जगहों से जो बातें, जो खबरें छन छन के जा रही हैं, उनको देखकर अमेरिका में आप जानते हैं कि पहले भी लगातार जुलूस निकलते रहे हैं, बाकी सारी चीजें होती रही हैं। और अब हालात ये हैं कि ऐसा लगता है कि बिडेन की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। मैं आपको बताऊं कि यूएस
जो सीनेट है, वहां की जो संसद है, वहां के 5 डेमोक्रेटिक जो यूएस सीनेटर्स हैं, उन्होंने जो बिडेन से कहा है कि वो इजराइल और इजिप्ट को कहें कि वहां पर गजा पट्टी में पत्रकारों को जाने दें। यानी सीनेटर्स के भीतर भी यह बात साबित हो गई है कि गजा में पत्रकारों को इजराइल नहीं जाने दे रहा है, और जो पत्रकार वहां पर काम कर रहे हैं उनको चुन चुन के मार रहा है, उनके परिवारों को मार रहा है, उनके मां बाप को मार रहा है, उनकी पूरी फैमिलीज खत्म कर रहा है, उनके घर खत्म कर रहा है, और सैकड़ों पत्रकारों को अभी तक वो मार चुका है। और अब अमेरिका के सीनेट में यह मुद्दा उठ गया है कि वहां पर कम से कम पत्रकार जाएं। तो अगर दुनिया भर के पत्रकार वहां जाएंगे तो वहां से और तस्वीरें और खबरें आएंगी, और इजराइल ये नहीं चाहता है कि वहां की खबरें बाहर आए, इसीलिए वहां पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई छुपाता क्या है? खूबी अपनी कोई नहीं छुपाता है, खामी छुपाता है। अपनी अच्छी बात कोई नहीं छुपाता है, गलती छुपाता है। तो इजराइल जो वहां सारा पाप कर रहा है, जिस तरह से वहां शहरियों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, वहां की बिल्डिंग तबाह कर रहा है, यह सारा कुछ वो नहीं चाहता है बाहर आए। अल जजीरा के जो लोकल रिपोर्टर्स और कुछ और जांबाज रिपोर्टर्स के चलते जितनी खबरें बाहर आ रही हैं, उसका यह असर हुआ है कि जो बिडेन के सिर पर तलवार लटकने लगी है, उसकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ रही है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, यह आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि इजराइल फलस्तीन में जो आग लगी हुई है वो अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और जिस दिन यूरोप के दूसरे देशों में इस तरह के पोल्स आएंगे, मैं यहां बैठकर पूरे दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अमेरिका में यह नहीं होगा, ब्रिटेन और फ्रांस और ऐसे कई देशों में जो हुक्मरान हैं, जो हर हाल में इजराइल के साथ खड़े हैं, वहां की जनता उनके खिलाफ होगी। अरब मुल्कों में, ज्यादातर मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है, वोटिंग नहीं होती है। अगर अरब मुल्कों में भी डेमोक्रेसी होती तो यकीन जानिए कि वहां की जनता सरकारें गिरा देती, क्योंकि हुक्मरान अपनी लालच में चाहे जो भी कर रहे हों, दुनिया भर की जनता देख पा रही है कि इजराइल क्या कर रहा है, क्या कह ढा रहा है। इसीलिए लगातार इजराइल पे वीडियोस लेके आना, लगातार इजराइल की बात करना, लगातार फलस्तीनियों के हको हुकूक की बात करना बेहद जरूरी है, ताकि दुनिया भर में जब प्रेशर पड़ेगा तो जैसे बिडेन तड़पड़ा रहा है, जैसे बिडेन अब कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इजराइल और फलस्तीन के बीच में ट्रूस हो जाए, समझौता हो जाए, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगातार अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ इस तरह का प्रस्ताव आए कि इस बार युद्ध विराम पास हो जाए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के अंदर बेहद जिम्मेदार लोग यह बात अब कहना शुरू कर चुके हैं कि इजराइल हमारे हथियारों का जो गलत फायदा उठा रहा है वो बेहद गलत है। वो हमास को खत्म नहीं कर रहा है, वो बेसिकली फलस्तीनी लोगों से उस जमीन को खाली कराना चाहता है। तो हो सकता है कि 2024 का जो अमेरिकी चुनाव हो उसमें फलस्तीन एक बड़ा मुद्दा बने और बिडेन को अपनी कुर्सी खोनी पड़े। यह आज का पहला अपडेट है। दूसरी तरफ दुनिया भर में अपनी डींगे हाँक रहा है इजराइल जो है। एक तरफ हूथी से बेहद परेशान है, क्योंकि मैंने कल बहुत डिटेल में बताया है, कल वाला वीडियो आप लोग देखिएगा कि हूथी से अब तो अमेरिका भी परेशान है। उसने यूरोप के कई सारे देशों और बहरीन को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करनी शुरू की है, एक टास्क फोर्स बनाया है, और अरब मुल्क उसमें साथ नहीं दे रहे हैं। वो टास्क फोर्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि हूथी लगातार रेड सी का जो पूरा का पूरा इलाका है उसमें से गुजरने वाले शिप्स पे हमला कर रहा है, खासतौर पे उन शिप्स पे जो हाइफा पोर्ट पे, इजराइल के हाइफा पोर्ट पे जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि पहले भी कई कंपनियों ने उस रूट से व्यापार बंद कर दिया है। आज यह खबर आई है कि स्विट्जरलैंड की एक शिपिंग कंपनी है, MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। उसने शनिवार को यह घोषणा करी, बाकायदा कहा कि अब हम उस जगह से, उस इलाके से फिलहाल कोई व्यापार नहीं करेंगे। यानी एक के बाद मर्सर्क का मैंने आपको बताया था कि मर्सर्क ने अपना सारा का सारा व्यापार फिलहाल रोक दिया है। अब MSC ने अपना पूरा का पूरा व्यापार रोक दिया है, यानी उसकी जहाजें ना तो इजराइल पहुंचेंगी और ना इजराइल से वो सामान लेकर वापस आएगा। इसका बड़ा असर पड़ रहा है पूरी दुनिया में। ये खतरा बताया जा रहा है कि एक तो व्यापार में कमी आ सकती है, दूसरा जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, जिनसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस तय होती है, उनके बढ़ने का
खतरा है अगर वो प्राइसेस बढ़ती हैं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और पूरी वर्ल्ड इकॉनमी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए पिछली बार मैंने बताया था आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने भी सीधे बात की है बेंजामिन नेतन्याहू से, क्योंकि उस सिक्योरिटी को लेकर सब परेशान हैं और आज नहीं तो कल उसकी सारी जिम्मेदारी इजराइल के ऊपर डाली जाएगी। हूथी के बारे में मैंने बताया था कि दे आर हार्ड नट टू क्रैक, तो वो झुकने वाला नहीं है, वो लगातार हमले कर रहा है। खबर आई है कि उसने अभी एक जहाज पर और हमला किया है, उसके भी ड्रोन तोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रेड सी से जो पूरा का पूरा व्यापार होता है और इजराइल के लिए वो लाइफ लाइन है, वो पूरा का पूरा व्यापार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इससे भी अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं उनके अंदर एक खास तरह का गुस्सा होगा। वो गुस्सा आज नहीं तो कल बाहर आएगा, जिसका बिडेन के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो हमास और हूथी तो हैं ही, उधर हिजबुल्लाह ने लगातार लेबनान से परेशान किया हुआ है। अभी जब मैं ये शूटिंग करने ही वाला था तो खबर ये आई, 1 घंटे पहले की ये खबर है कि इजराइल के जो इलाके लेबनान के आसपास हैं, लेबनान के बॉर्डर पे पड़ते हैं, उन सारे इलाकों में रॉकेट सायरन बजाया गया है, यानी वहां रॉकेट गिरने का खतरा बताया गया है। उन जगहों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। वहां क्या हो रहा है ये अपडेट तो थोड़ा बाद में आएगी, लेकिन इतना तो तय है कि 3 फ्रंट पे कम से कम इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। यमन से, यमन के हूथी से लड़ना पड़ रहा है, उधर आपको लड़ना पड़ रहा है हिजबुल्लाह से। लगातार जो लेबनान वाला बॉर्डर है वहां रॉकेट सायरन्स बज रहे हैं, वहां के इलाकों में रॉकेट गिर रहे हैं, काफी सारे लोग मारे गए हैं। और हमास से जो लड़ाई चल रही है वो ये लग तो रहा है कि इजराइल इतनी तबाही ढा रहा है और ढा भी रहा है, लेकिन हमास से ये लड़ाई जीतने की स्थिति में अभी तक वो नहीं पहुंचा है। हालत यह है कि रोज आईडीएफ के कुछ और सैनिकों के मरने की खबर आ रही है और अब यह संख्या जो सैनिक मारे गए हैं आईडीएफ के वो तकरीबन 1700 से ऊपर बताई जा रही है। यही नहीं, आईडीएफ का जो चीफ है उससे भी लोग बेहद नाराज हैं और मैंने आपको बताया था कि 3 लोग जो होस्टेस थे उनको इजराइल के सैनिकों ने मार दिया था। उसकी जब जांच चली है तो पता यह चला है कि हमास के होस्टेस से, हमास के कब्जे से वो निकल के भागे थे और आईडीएफ के लोगों ने जो उनको गोली मारी वो आईडीएफ के अपने नियमों के खिलाफ थी। अब है क्या, ये फलस्तीन में तो कोई नियम कानून पालन कर नहीं रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसको गोली मार रहे हैं, जो घर मन कर रहा है उसको लूट रहे हैं, जो घर मन कर रहा है उसको तबाह कर रहे हैं। सारे नियम कानून आपने बिसरा दिए। तो जब 3 लोग भागते हुए आपको दिखे तो वो थे आपके अपने, आपको लगा कि ये लोग तो फलस्तीनी हैं, फलस्तीनियों को मारने का कोई पाप तो आपको लगता नहीं है, तो उन तीनों लोगों को इन्होंने मार दिया। अब यह खबर जब आ रही है इजराइल के अंदर तो इजराइल के अंदर बवाल मचा हुआ है। हजारों लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी ले आईडीएफ। अब जिम्मेदारी तो वो किसकी किसकी लेगा, जब से वो वहां पर गया हुआ है उसका काम ही क्या है, लोगों की हत्या करना, मकानों को तबाह करना, बर्बाद करना। यह अलग बात है कि जिस हमास के लिए वो वहां गया था उस हमास का कोई बड़ा नुकसान अभी तक पहुंचा नहीं पाया है। और अब हालत यह है कि इजराइल मिन्नतें कर रहा है कि हमास के साथ किसी तरह से ट्रूस हो जाए, समझौता हो जाए, ताकि कुछ और लोगों को वो रिहा करा पाए। इसी समझौते की बात करने के लिए जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ हैं इस्माइल हनैया, या मैं बार बार कहता हूं कि अरबी नाम में बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूं, जो अंग्रेजी में पढ़ा होता है उसी को पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो जो इस्माइल साहब हैं वो पहुंचे हुए हैं इजिप्ट, मिस्र पहुंचे हुए हैं। मिस्र की राजधानी कैरो में कैरो की जो गुप्तचर एजेंसी है उसके हेड से और कैरो के अदर जो ऑफिसर्स हैं उनसे उनकी मीटिंग होनी है। और कैरो इस समय, इजिप्ट जो है वो इस समय मिडिल मैन की भूमिका निभा रहा है। पहले कतर भी इसमें शामिल था, लेकिन अब इजिप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है कि किसी तरह से इजराइल और हमास के बीच में एक और युद्ध विराम हो जाए। इजराइल की दिक्कत यह है कि उसको अपने लोगों को यह दिखाना है कि हम जो अगवा हुए लोग हैं उनको रिहा कराना चाहते हैं। लेकिन हमास, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब भी इस तरह की कोई बातचीत होगी तो हमास भी अपनी शर्तें ला देगा। और हमास जो शर्तें ला देगा उसमें पहली शर्त तो यही होगी कि हम 50 को छोड़ेंगे तो तुमको 500 को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा क्या शर्तें होती हैं, कितने दिन में ये ट्रूस होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये बेहद इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ चर्चा ये चल रही है कि यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल फिर से मीटिंग बुला सकती है और अमेरिका से यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि या तो आप युद्ध विराम का समर्थन करें या तो एब्सटेन करें। दूसरी तरफ इजराइल जो यूएन में जो कुछ हो रहा है उसका तो विरोध कर रहा है, लेकिन अलग से हमास के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी खबर आज की यह है कि अब यह चर्चा चल रही है कि जब जंग खत्म हो जाएगी
गजा के अंदर, तो हमास को किनारे करके एक नई लीडरशिप वहां लाई जाएगी। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमास को वहां के लोगों ने इलेक्ट किया था, बाकायदा चुनाव में जीतकर हमास सत्ता में आया था। अब उसको हटाने की बात है, उसकी जगह पर कोई कठपुतली गवर्नमेंट लाई जाएगी जो अमेरिका और इजराइल की सुने। आपको याद आ रहा होगा कि यह वही खेल है जो अफगानिस्तान में किया गया, और इतने सालों के तमाशों के बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका को रातों रात बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा। तो यकीन जानिए कि अगर वहां पर फलस्तीन के अंदर, गजा पट्टी के अंदर अमेरिका और इजराइल अपने किसी पिट्ठू को कुर्सी पर बिठाएंगे तो हालात फिलहाल तो सामान्य नजर आएंगे जैसे अफगानिस्तान में नजर आ रहे थे, लेकिन हालात सामान्य नहीं रहेंगे। फलस्तीनी जो रेजिस्टेंस है, फलस्तीनी जो प्रतिरोध है, वो किसी न किसी रूप में, अगर हमास खत्म भी हो जाएगा तो किसी और रूप में वो सामने आएगा, और आज नहीं तो कल फिर वो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनेगा। तरीका एक ही हो सकता था, 2 स्टेट सोल्यूशन। फलस्तीन के जो 2 इलाके हैं, गजा पट्टी का इलाका और वेस्ट बैंक का इलाका, उनके बीच में एक फ्री पास दिया जाता था कि वेस्ट बैंक के लोग कभी भी यहां आ सकते और गजा पट्टी के लोग कभी भी वेस्ट बैंक जा सकते। वहां माहौल को शांत किया जाता, जो तबाही हुई है उस तबाही को पूरा करने के लिए दुनिया भर से फंड जाता, घर बनते वहां पर, जो इंस्टीट्यूट तबाह किए गए हैं, अस्पताल तबाह किए गए हैं, अदालतें तबाह की हैं, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स तबाह की गई हैं, उन सबको फिर से बनवाया जाता और उसके बाद वहां पर चुनाव कराया जाता। जनता जिसे चुनती वो सत्ता में आता। अगर ऐसा होगा तभी वहां शांति होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां लंबी शांति नहीं होगी। लेकिन अमेरिका का तो इतिहास ही रहा है कि अपने लूट के लिए, अपने फायदे के लिए वो डेमोक्रेसी का नाम भले लेता हो, लेकिन दूसरे मुल्कों में उसने तानाशाहों को, अपने कठपुतलियों को गद्दी पर बिठाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि उन मुल्कों में तबाही और बर्बादी आई है और फाइनली अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। और सबसे आखिर खबर वो जिसको मैं जरूर आज आपको बताना चाहता था, मैं बार बार कहता हूं कि फलस्तीन का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अमेरिका और इजराइल इस्लामोफोबिया के लिए इसका इस्तेमाल भले कर लें, लेकिन इजराइल और अमेरिका की जो ये लड़ाई है, इजराइल के खास तौर पर जो लड़ाई है, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो हर उस बंदे के खिलाफ है जो फलस्तीन के हक में है। बहुत सारे फलस्तीनियों को वहां के एक चर्च ने अपने यहां शरण दी थी, वो चर्च के अंदर छुपे हुए थे। अब उस चर्च के पोप फ्रांसिस उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है कि स्नाइपर्स ने चर्च के अंदर 2 औरतों को मारा है। पहली औरत का नाम बताया जा रहा है नाहिदा खलील एंटन और उनकी बेटी हैं समर कमाल एंटन। यानी एक मां और बेटी को चर्च के अंदर जो छुपी हुई थी, जिन्होंने पनाह ली थी चर्च के अंदर, जिन्हें यह उम्मीद थी कि अमेरिका के सपोर्ट से यह युद्ध करने वाला इजराइल कम से कम चर्च के अंदर गोली नहीं चलाएगा, उनकी यह उम्मीद टूटी है। चर्च के अंदर स्नाइपर्स ने 2 महिलाओं को मार दिया है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यह आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से आप सुनिए, सोच के देखिए। पहली बात तो यह कि अगर यह सिर्फ मुसलमानों का मामला होता तो चर्च के अंदर कैसे पनाह दी जाती इन औरतों को, इन फलस्तीनियों को। हकीकत यह है कि इजराइल के आने के 800 साल पहले से वहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि यहूदियों का एक हिस्सा है जो पहले से फलस्तीनियों के साथ मिलजुल कर रहता है, मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहता है, वो इन ज़ायनिस्ट इजराइलियों के लगातार विरोध में है, लगातार इनके मुखालिफ है। और जो फलस्तीनी ईसाई हैं वो भी इनके मुखालिफ हैं। ये सब मिलजुल के रहते थे और जब फलस्तीन पे कब्जा किया गया तो इन सबको बेघर किया गया। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि बेथलेहम का जो चर्च है, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित चर्च है, ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है, वहां पर इस बार कोई रोशनी, कोई तड़क भड़क नहीं हो रही है। और यही वजह है कि इजराइल ने वहां पर न केवल मस्जिदों को तबाह किया है बल्कि कई चर्चों को भी तबाह किया है। तो यह बात बहुत साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि फलस्तीन का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। और जब मैं या मेरे जैसे लोग फलस्तीन के हक में आवाज उठा रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि इंसानियत के हक में आवाज उठा रहे हैं। उस हर इंसान के हक में आवाज उठा रहे हैं जो फलस्तीन में रहता था, जो शांति से रहना चाहता था, जिसकी जिंदगी, जिसका रोजगार, जिसका सब कुछ
तबाह करने पर इजराइल तुला हुआ है। आज के लिए मेरे पास यही अपडेट्स हैं। आगे जब भी और अपडेट्स आती हैं मैं लगातार अपने चैनल पर लाता रहूंगा। आपसे वही अपील जो हर बार करता हूं कि जिस तरह से भी हो सके हमारे साथ जुड़िए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक पहुंचाइए वीडियोस को। सुपर थैंक्स हमें दे सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधे मदद कर सकते हैं। अगर आपकी मदद पे हम खड़े होंगे तभी सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल सकेंगे। बहुत शुक्रिया।